हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने से कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 34। खंडपीठ के जज ने पुलिस को लताड़ लगाकर 5 दिन के बाद की तारीख सुनवाई के लिए रखी। मूर्ति ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कार्तिकेय और लक्ष्मी की तरफ देखता है। दोनों के चेहरों पर सुकून के भाव होते हैं। इंस्पेक्टर राघवन बहुत ही मायूस होते हैं। कहीं सुकून था तो कहीं बेचैनी थी। मूर्ति जाकर कार्तिकेय के गले लग जाता है। चारों कोर्टरूम से बाहर निकलते हैं। मूर्ति को वही लॉबी के रास्ते में ही उसके सीनियर वकील मिल जाते हैं। मूर्ति कहता है, अम्मा आप लोग आगे गाड़ी के पास चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मूर्ति, पर जल्दी आना बेटा। चलो बच्चों, कहकर राधा अम्मा दोनों के साथ आगे चल देती हैं। तभी राधा अम्मा ज़रा रुक कर कुछ सोचते हुए कहती है, लक्ष्मी, कार्तिकेय, तुम आगे निकलो बच्चों, मैं ज़रा सुजाता मुदगल से मिलकर आती हूँ। अभी उनका ब्रेक होगा ना नया केस शुरू होने से पहले। जी मौसी, कहकर कार्तिकेय लक्ष्मी को अपने साथ चलने का इशारा करता है। सामने प्रतिसाद में लक्ष्मी अपनी गर्दन हिलाकर कार्तिकेय के साथ चुपचाप चल देती है। दोनों कोर्ट रूम की सीढ़ियाँ उतरते हैं। दोनों आकर कार के पास खड़े हो जाते हैं। कार्तिकेय कार से सटकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने लक्ष्मी ने अपनी उंगलियों को एक के अंदर एक फंसाकर उनसे ही खेल रही थी और गर्दन नीचे किए हुए थी, क्योंकि दोनों को अकेले रहने का मौका बहुत ही कम बार मिला था। लक्ष्मी को सूझ नहीं रहा था कि अब क्या बात करे। कभी कभी एकदम से बात करने लग जाती थी तो कभी कभी एकदम से चुप रहती थी। अब बात करने की पहल कार्तिकेय ने की। लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी राह देख रही थी कि अब कार्तिकेय उसका नाम पुकारे। तुरंत उसने अपनी गर्दन उठाकर कार्तिकेय से नजरें मिलाई और बोली, जी कार्तिकेय जी, क्या तुमने कभी चाय चखी है? एक चाय के ठेले की तरफ इशारा करते हुए कार्तिकेय बोला। हाँ कार्तिकेय जी, अम्मा कभी कभी बनाया करती थी, पर उसके जैसे सफ़ेद रंग की नहीं, वो काले वाले होती है ना, काले रंग की। हाँ बस वही चाय पी है मैंने। तो चलो देर किस बात की, मैं तुम्हें आज सफ़ेद वाली चाय पिलाता हूँ। उसे दूध वाली चाय कहते हैं। दोनों ठेले पर जाकर 2 कप चाय लेते हैं। लक्ष्मी एक घूंट चाय का पीते हुए इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, चाय का स्वाद उसके मुंह में घुल जाता है। अम्मा, ये सफ़ेद वाली चाय तो बहुत ही अच्छी है कार्तिकेय जी, लक्ष्मी ने खिलखिलाकर कहा। पता है लक्ष्मी, जब हम पढ़ते थे तब रात को बहुत बार हम चाय ही पीते थे, ज़्यादा जागने के लिए, और एक ताजगी सी छा जाती थी। लक्ष्मी चाय पीते पीते कप को होठों से लगाए नज़रें ऊपर करके कार्तिकेय की बात सुन रही थी। उसे चाय का स्वाद इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि वो सिर्फ चाय की चुस्की ही मारे जा रही थी। उसकी बोलती बंद हो गई थी और कार्तिकेय उसके भोलेपन का आनंद उठा रहा था, बातें करते जा रहा था। तभी कार्तिकेय का कप हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ओहो, हो गया कबाड़ा, कार्तिकेय नीचे देखकर कहता है। बिना देरी किए लक्ष्मी तुरंत अपने चाय का जूठा कप कार्तिकेय की तरफ बढ़ा देती है। कार्तिकेय की आंखें फटी फटी रह जाती हैं लक्ष्मी के इस प्यार भरे व्यवहार से। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लक्ष्मी है, पर इस मौके को वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। कार्तिकेय अपनी भौहें नचाते हुए लक्ष्मी के हाथ से कप लेता है। उसकी उंगलियां लक्ष्मी की उंगलियों को छू जाती है। इस छुअन से लक्ष्मी के तन बदन में एक मीठी सिहरन पैदा हो जाती है। कार्तिकेय की उंगलियों में कप आते ही लक्ष्मी अपनी उंगलियां तुरंत पीछे ले लेती है। कार्तिकेय के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान पसर जाती है। तभी राधा अम्मा कोर्ट की सीढ़ियां उतरती है। दूर से ही वो उन दोनों के इस नज़ारे को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ तो पक रहा है इन दोनों के बीच, और तेज़ कदमों से वो दोनों के पास चली जाती हैं। राधा अम्मा कार्तिकेय के पास पहुंच जाती है। तब तक उन दोनों को ख्याल ही नहीं रहता कि राधा अम्मा कार्तिकेय के पास आकर खड़ी हो गई हैं, जहां लक्ष्मी की नज़रें नीचे ज़मीन में गड़ी हुई थी और कार्तिकेय चुस्की लेते लेते उसकी आंखों में झांक रहा था बड़ी शरारत से। कार्तिकेय, राधा अम्मा ने आवाज़ लगाई, पर कार्तिकेय के कानों में राधा अम्मा की आवाज़ गई ही नहीं। कार्तिकेय तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, पर लक्ष्मी के कानों में जैसे ही आवाज़ गई लक्ष्मी एकदम चमक गई और राधा अम्मा को देखने लग गई, पर कार्तिकेय तो अब भी लक्ष्मी को ही देख रहा था।
जब राधा अम्मा ने कार्तिकेय के कान खींच लिए। जैसा ही राधा अम्मा ने कान खींचे, कार्तिकेय के मुंह से एक आह निकल गई। कार्तिकेय का चेहरा देखने लायक था, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। ये क्या चल रहा था? राधा अम्मा नटखट स्वर में बोली। कार्तिकेय ने अपना एक हाथ बालों में डाले सर को खुजाते हुए कहने लगा, कुछ नहीं मौसी, कुछ नहीं, मैं तो बस चाय पी रहा था और लक्ष्मी को यहाँ की चाय चखा रहा था। उसने कभी पी नहीं है ना दूध वाली चाय। अटक अटक कर उसकी आवाज़ निकल रही थी। लक्ष्मी भी भीगी बिल्ली सी वहीं चुपचाप खड़ी थी। चलो बहुत हो गया अब चाय पानी। कार्तिकेय मुस्कुराकर चाय का कप रखकर चाय के ठेले पर पैसे चुकाकर तीनों अपनी गाड़ी के पास वापस आते हैं। तब तक वहाँ मूर्ति भी पहुँच जाता है। क्या चल रहा है अम्मा? अरे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर तो चाय पार्टी चल रही थी हम दोनों के बिना। कार्तिकेय शर्म से फिर से अपनी नज़रें झुका लेता है और अपने सिर खुजलाने लग जाता है। क्या मौसी आप भी? ओहो, अकेले अकेले चाय पार्टी भाई? अम्मा, आज कार्तिकेय ने तो एक पल में पराया कर दिया हम दोनों को, मूर्ति बोला। हाँ मूर्ति, ठीक कहा तुमने, हम दोनों को पराया कर दिया इन दोनों ने। दोनों माँ बेटे कार्तिकेय और लक्ष्मी की टांग खिंचाई करने लग गए। लक्ष्मी भी चुपचाप गाड़ी में चोरों की भांति बैठ गई। मूर्ति घर की तरफ जाने के लिए रास्ता पकड़ता है। कुछ घंटों की दूरी तय करने के बाद चारों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर चारों थक हार कर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी अचानक इंस्पेक्टर राघवन का मूर्ति पर कॉल आता है। कॉल पर कुछ ऐसी बातें होती हैं दोनों के बीच, उससे मूर्ति भी चिंता में पड़ जाता है। कार्तिकेय तुरंत मूर्ति से पूछता है, क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर राघवन? तुम्हारे गांव के मंदिर के जो पंडित हैं ना, उन्होंने इंस्पेक्टर राघवन को फ़ोन किया। बड़ी आतुरता से कार्तिकेय मूर्ति से पूछता है, क्या कहा पंडित जी ने? तो पंडित जी इंस्पेक्टर राघवन को बता रहे थे, लक्ष्मी की जो अक्का है ना नीलवेणी देवदासी, वो कोमा में चली गई है कार्तिकेय। और पंडित जी ने ये भी कहा कि नीलवेणी के साथ बहुत बदतर सलूक हुआ वहाँ पर। तुम्हारे पिता ने गाड़ी से बांधकर पूरे गांव में उसे अर्धनग्न घसीटा और उसके कोमा में जाने की वजह भी यही है। इंस्पेक्टर राघवन बहुत ज़्यादा चिंता जता रहे थे क्योंकि नीलवेणी शायद कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाली थी। अब यही चिंता कर रहे थे कि गवाही देने के लिए और कौन कौन से सबूत और कौन से गवाहों को जुटाना होगा। नीलवेणी के कोमा में होने की बात सुनकर ही लक्ष्मी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। शरीर वहीं अशक्त हो जाता है। उसे कोमा का मतलब पता तो नहीं था, पर यह ज़रूर पता था कि कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती रोने से। राधा अम्मा उसकी पीठ को सहलाती है, पर आज की लक्ष्मी कुछ अलग थी। लक्ष्मी उठ खड़ी होती है और कार्तिकेय के पास जाती है। कार्तिकेय जी, मुझे अक्का को देखना है, मैं गांव जाना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे ले चले वहाँ पर। मैं अपने स्वार्थ के लिए अक्का को इस तरह वहाँ नहीं छोड़ सकती। कार्तिकेय जी, मुझे ले चलिए ना। कार्तिकेय कोई जवाब नहीं देता। लक्ष्मी का मूर्ति की तरफ देखकर कहती है, भैया आप कहिए ना कार्तिकेय जी से कि मुझे गांव ले चले। मूर्ति लक्ष्मी को समझाता है, बच्चे तुम्हारा जाना ठीक नहीं है अभी वहाँ पर। वहाँ कार्तिकेय के पिता है और तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मैं खुद भी तुम दोनों को वहाँ जाने नहीं दूंगा। देवदासी चैप्टर 35। नीलवेणी कोमा में है ये सुनकर लक्ष्मी का दिल बैठ जाता है और वो कार्तिकेय से गांव जाने की जिद करने लग गई। कार्तिकेय उसकी बचपन वाली जिद से टस से मस न हुआ। लक्ष्मी आशा भरी नज़रों से मूर्ति को देखती है। मूर्ति भी उसे समझाता है, नहीं बच्चे, तुम वापस अपने गांव नहीं जा सकती। वहाँ कार्तिकेय के पिता भी है, तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस तरह से बच्चों वाली जिद ना करो। और तुम दोनों को मैं इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता। तुम दोनों का यहाँ होना ज़रूरी है। पर लक्ष्मी नहीं मानती। वही कार्तिकेय के पैरों के पास बैठ जाती है और छोटे बच्चे जैसे रोंदू सी शक्ल बना लेती है और उसे मनाती रहती है। आखिरकार उसकी मासूमियत और उसके ज़िद के आगे कार्तिकेय घुटने टेक देता है। अब आलम यह था कि वो लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता था। कार्तिकेय, लक्ष्मी समझ नहीं सकती, पर तुम तो समझ सकते हो ना। तुम्हारा वहाँ फिर से जाना, उस गांव में फिर से कदम रखना कितना खतरनाक हो सकता है। और वहाँ से तुम लोगों का सही सलामत वापस आना, उसमें भी तो कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात
मानो तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो। हम इंस्पेक्टर राघवन को कॉल करते हैं ना, वो ज़रूर कुछ करेंगे नीलवेणी के लिए। पर अब कार्तिकेय नहीं मानने वाला था। उसने मन में ठान ली थी लक्ष्मी को वापस गांव ले जाकर नीलवेणी से मिलवाने की। आखिरकार वो दोनों आज यहाँ पर नीलवेणी की वजह से ही तो थे। अब तक उनकी मदद नीलवेणी ने की थी, अब उनकी बारी थी नीलवेणी की मदद करने की। मूर्ति, मुझे जाने दो। लक्ष्मी को वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। तुम बस यार मुझे अपनी गाड़ी दे दो, हम लोग आज रात को ही निकलते हैं खाना खाने के बाद। मूर्ति अपने दोनों हाथ हवा में उछाल कर एक प्रश्न चिन्ह सा बनाता है। तुम भी उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो कार्तिकेय। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, हम इंस्पेक्टर राघवन से इस बारे में मदद ले सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों को कैसे समझाऊं। ये बहुत रिस्की हो सकता है भाई, तुम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हो यार। पर आखिर समझाते समझाते मूर्ति ने कार्तिकेय के सामने हार मान ही ली। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर भी वहाँ कोई भी मुसीबत का अंदेशा हो या कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ अपनी महानता दूर रखकर मुझे फ़ोन करना। मूर्ति जबरन अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है। कार्तिकेय बड़े प्यार से मूर्ति के कंधे पर हाथ रखकर अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करता है। मूर्ति बड़ी उदासीनता से अपनी गर्दन ना में हिलाता है। कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हारा, शेर के मुंह में हाथ डालने चले हो तुम दोनों। और तेज़ी से मूर्ति वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। सभी फ्रेश होने के बाद खाना खाने बैठते हैं और खाना खाने के बाद 2-3 जोड़ी अपने कपड़े बैग में रखकर बैग तैयार करते हैं और साथ में अपनी ज़रूरत का सारा सामान भी रख लेते हैं। राधा अम्मा दोनों को बड़े ही भारी हृदय से विदा करती है। अपना ध्यान रखना दोनों बच्चों। लक्ष्मी कहती हैं, राधा अम्मा आप हमारी बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा, और ख़ासकर मुझे। कार्तिकेय जी मेरे साथ हैं। राधा अम्मा कार के चारों टायर के नीचे नींबू रखवा देती हैं मूर्ति द्वारा। इनके जाने से उन्हें बेचैनी हो रही थी उनकी सही सलामत घर फिर से वापसी हो, इसलिए उन्होंने ये किया था। दोनों अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं अपने कुंडलिगी गांव जाने के लिए। कार्तिकेय ड्राइविंग सीट पर बैठता है और लक्ष्मी उसके पास वाली सीट पर। आखिरकार 5-6 घंटे बाद ड्राइव करते करते वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच गए। पूरे सफ़र में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। आखिरकार कुछ मिनट बाद दोनों मंदिर के सामने खड़े थे। गांव में अभी भी लोग सोए हुए थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें आते हुए नहीं देखा। लक्ष्मी और कार्तिकेय दोनों ने मंदिर परिसर में कदम रखा। लक्ष्मी की धड़कनें तेज़ चलने लग गई थी। अंदर कदम रखते ही उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई और सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। जब वो यहाँ देवदासी बनकर रहा करती थी, किस तरह से वो इस प्रांगण में अपनी अक्का के साथ बच्चों को नृत्य सिखाया करती थी, किस तरह से वो यहाँ अक्का के साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी, और किस तरह से पहली बार वो इसी छोटे मालिक को यहाँ पर मिली थी, जो उसका तारनहार बनकर आज उसके पास खड़ा था, उसके साथ खड़ा था, मानो उसके सामने एक चलचित्र चल रहा हो। चेहरे पर रोने के भाव तो नहीं थे, पर फिर भी आंसू उसके बिना इजाज़त के आंखों से बह निकले। आंसुओं की बूंदें नहीं थी, धाराएं गाल पर अपना रास्ता बनाए हुए थी, जो सीधा लक्ष्मी के गले को भिगो रही थी और वहां से उसके हृदय को। कार्तिकेय भी उसके साथ खड़ा मौन उस मंदिर को देख रहा था, निहार रहा था। तभी कार्तिकेय की आवाज़ ने लक्ष्मी की तंद्रा भंग की। चलो लक्ष्मी, वरना धीरे धीरे सब जागने लगेंगे। लक्ष्मी ने अपने हाथों से अपने गालों को साफ किया। जी कार्तिकेय जी, चलिए। और दोनों सीधे लंबे लंबे डग भरते हुए मंदिर के पीछे गलियारे से देवदासियों के कमरे में गए। कमरा खोलते ही लक्ष्मी के कदम वहीं रुक गए। उसके पैर थरथराने लगे। फिर से वो उसी कमरे में जा रही थी जहाँ से उसने जैसे तैसे करके अपना पीछा छुड़ाया था। कार्तिकेय तुरंत लक्ष्मी की भावनाओं को समझ गया। कार्तिकेय ने लक्ष्मी की हथेली अपने हथेली में लेकर कस कर पकड़ ली। लक्ष्मी, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं है, समझी। लक्ष्मी ने कार्तिकेय की तरफ देखकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाई और मानो उन नज़रों से लक्ष्मी के पूरे शरीर में एक शक्ति का संचार हुआ। कार्तिकेय ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में प्रवेश कराया। कमरे में लक्ष्मी की नज़र अपने अक्का पर गई। नीलवेणी बेसुध सी अचेतन अवस्था में पड़ी हुई देखकर लक्ष्मी ने अपना हाथ कार्तिकेय से झट से छुड़ाकर
उसके पास जाकर उससे बिलक गई और अपने दोनों बाहों में अपनी अक्का को समेट लिया और अपना सर उस पर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। लक्ष्मी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर सभी देवदासियाँ जग गई और पास में सोई हुई देविका जो उसकी अक्का का ख्याल रख रही थी, उसकी आंख भी खुल गई और लक्ष्मी को वहाँ देखकर दंग रह गई। सभी देवदासियाँ अपनी आंखें मसलने लगी, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही वो। लक्ष्मी फिर से इस नर्क में आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा वो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर लक्ष्मी को देखे जा रही थी। हाँ, ये तो लक्ष्मी ही है। ये लम्मा, ये क्या हो गया? लक्ष्मी यहाँ क्यों वापस आ गई? देविका भी उसे ही देखे जा रही थी। देविका की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लक्ष्मी को कोई सुध-बुध ही नहीं रही थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कौन उसे देख रहा है। कार्तिकेय वही दरवाजे के पास खड़ा खड़ा सब कुछ निहारे जा रहा था। लक्ष्मी ने अपने आंसुओं से नीलवेणी को नहला दिया था आज। उसके अंतःकरण से वो नीलवेणी को अपना मानती थी, पर इतनी हलचल होने के बाद भी नीलवेणी के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। अक्का, उठो ना अक्का, अक्का। लक्ष्मी रोए जा रही थी और पुकारे जा रही थी। लक्ष्मी ने उसके चेहरे पर और हाथ पैरों पर बहुत से घाव देखे। अपने हाथों से अपने अक्का के घाव सहलाने लगी। ये क्या हो गया? उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लग गई। उसके पैर पड़ने लग गई। ये सब क्या हो गया अक्का? मेरी वजह से ही हुआ है। आज आपकी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने क्या किया? कुछ भी तो ना कर सकी मैं आपके लिए। मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी अपने दोनों हाथों में अक्का की हथेली लेकर सिसकियाँ लेने लग गई। लक्ष्मी, कहते हुए देविका उठ खड़ी होती है। देविका से लक्ष्मी का ये रोना देखा नहीं जा रहा था। देविका उसके पास बैठकर उसकी पीठ सहलानी शुरू कर दी। बस करो लक्ष्मी, बस करो। अक्का कुछ भी समझ नहीं पा रही। जो तुम बोलोगी वो नहीं सुन पा रही लक्ष्मी। लक्ष्मी अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर कर देविका की तरफ देखती है और देविका को देखकर उसके गले से लिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। देविका उससे लिपटे हुए दोनों हाथों से उसकी पीठ सहलाना शुरू कर देती है। अक्का ठीक हो जाएगी लक्ष्मी, सब्र तो रखो। तुम तो हमारी हिम्मत वाली लक्ष्मी हो ना। और यहाँ से चली गई थी तो इस नर्क में वापस क्यों आई लक्ष्मी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी कार्तिकेय को पीछे गलियारे में किसी के कदमों की चलने की आहट आती है। कार्तिकेय के कान चौकन्ने हो जाते हैं। वो कमरे के किवाड़ बंद कर देता है अंदर आकर धीरे से। क्या लक्ष्मी नीलवेणी को बचाने में कामयाब हो पाएगी? और अभी अभी कार्तिकेय ने किसके कदमों की आहट सुनी है और वो अंदर आकर किवाड़ बंद कर लेता है। आखिरकार कौन है बाहर? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।